नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है जो कि फोर्स करंट एनालॉजी पर बेस्ड है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोग फोर्स करंट एनालॉजी के वीडियो को कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट से पूरा देखें, जिसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए आई बटन पर शेयर किया है। तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि मुझे YouTube पर इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि कंट्रोल सिस्टम पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। ऑब्टेन द एनालॉगियस सिस्टम बेस्ड ऑन फोर्स करंट एनालॉजी। तो हम लोग इस मैकेनिकल सिस्टम के डायग्राम पे देख पाएंगे कि सपोर्ट सिस्टम के साथ डैम्पर B1 और स्प्रिंग K जुड़ा है, और स्प्रिंग K के साथ मास M2 और डैम्पर B2 जुड़ा है, और डैम्पर B1 और डैम्पर B2 के साथ मास M1 जुड़ा है। और जब इस मैकेनिकल सिस्टम पे फोर्स F ऑफ T लगाया जाता है तो मास M1 पर डिस्प्लेसमेंट x1, मास M2 पर डिस्प्लेसमेंट x2 नोट किया गया है। तो हम लोगों को इस दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम का फोर्स करंट एनालॉजी को फाइंड आउट करना है या ड्रॉ करना है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इस तरीके के किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, चाहे वह फोर्स वोल्टेज एनालॉजी या फोर्स करंट एनालॉजी से सॉल्व करने से पहले, हम लोगों को दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम का नोड बेसिस पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना होगा, जिसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि हम लोगों को इस दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम पर कितने डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं। तो इस मैकेनिकल सिस्टम पर देख पाएंगे कि मास M1 पर डिस्प्लेसमेंट x1 और मास M2 पर डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो जब हम लोग इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट के लिए दो नोड को लेना होगा। पहला नोड हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट x1 के लिए, और दूसरा नोड लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट x2 के लिए। तो अब हम लोग उसको किस प्रकार से ले पाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोड x1 और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे नोड x2। अब हम लोग यहाँ पर आगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम लोगों को एक रेफरेंस नोड लेना होगा, जिसको हम लोग एक लाइन के फॉर्म पे ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हम लोगों को सभी एलिमेंट को उनके बीच में जोड़ने में आसानी हो। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस मैकेनिकल सिस्टम पे देख पाएंगे कि मास M1 पर डिस्प्लेसमेंट x1 है और मास M2 पर डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो जब हम लोग इस मैकेनिकल सिस्टम का मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो मास M1 को नोड x1 और रेफरेंस नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा, और मास M2 को नोड x2 और रेफरेंस नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा, जो कि इस प्रकार से है। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस मैकेनिकल सिस्टम पर देख पाएंगे कि जो डैम्पर B2 है उस पर डिस्प्लेसमेंट x2 और डिस्प्लेसमेंट x1 दोनों का इफेक्ट को अपोज करना होगा। इस कारण से जब हम लोग इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो डैम्पर B2 को हम लोगों को नोड x1 और नोड x2 के बीच में ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस मैकेनिकल सिस्टम के डैम्पर B1 पर डिस्प्लेसमेंट x1 का ही इफेक्ट होगा। तो जब हम लोग डैम्पर B1 को मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ करेंगे तो डैम्पर B1 को मास M1 के साथ पैरेलल पे नोड x1 और रेफरेंस नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देख पाएंगे कि इस मैकेनिकल सिस्टम पर जो स्प्रिंग K है उस पर डिस्प्लेसमेंट x2 का ही इफेक्ट होगा। तो जब हम लोग इस स्प्रिंग K को मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ करेंगे तो स्प्रिंग K को मास M2 के साथ पैरेलल पे नोड x2 और रेफरेंस नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस मैकेनिकल सिस्टम के लास्ट एलिमेंट को लेंगे, जो कि है फोर्स F ऑफ T। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि फोर्स F ऑफ T को मास M1 पर लगाया गया है। तो जब हम लोग इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो फोर्स F ऑफ T को मास M1 और डैम्पर B1 के साथ पैरेलल पे नोड x1 और रेफरेंस नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा, जो कि इस प्रकार से है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम का नोड बेसिस पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट के कनेक्शन के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ के फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। तो जब हम लोग नोड x1 पर फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोगों को कितना मिल पाएगा, तो लिखेंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू m1 डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस b1 डी x1 अपॉन डी टी प्लस b2 डी बाई डी टी x1 माइनस x2। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से दूसरे नोड x2 के लिए भी फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख पाएंगे 0 इज इक्वल टू m2 डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस k इंटू x2 प्लस b2 डी बाई डी टी x2 माइनस x1। अब हम लोग यहाँ पर आगे इन दोनों इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कितना लिख पाएंगे, तो एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, एफ ऑफ एस। और जब हम लोग m1 डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे तो कितना मिलेगा, m1 इंटू एस स्क्वायर इंटू x1 ऑफ एस, फिर प्लस साइन के साथ हम लोगों को b1 डी x1 अपॉन डी टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखना होगा। तो कितना मिलेगा, b1 इंटू एस इंटू x1 ऑफ एस। अब हम लोग यहाँ पर आगे प्लस साइन के साथ b2 डी बाई डी टी x1 माइनस x2 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे। तो कितना मिलेगा, b2 इंटू एस, ब्रैकेट पर लिखना होगा x1 ऑफ एस माइनस x2 ऑफ एस। अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे। तो कितना हो पाएगा, तो 0 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो 0 होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे m2 डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, m2 एस स्क्वायर इंटू x2 ऑफ एस, फिर प्लस साइन के साथ k इंटू x2 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखना होगा। तो कितना हो जाएगा, k इंटू x2 ऑफ एस, फिर प्लस साइन के साथ b2 डी बाई डी टी x2 माइनस x1 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, b2 इंटू एस, और ब्रैकेट पे लिखना होगा x2 ऑफ एस माइनस x1 ऑफ एस। अब हम लोग यहाँ पर आगे फोर्स करंट एनालॉजी के रिलेशनशिप का यूज करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फोर्स करंट एनालॉजी पे क्या रिलेशनशिप होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फोर्स किसके एनालॉगियस होता है, तो फोर्स इज एनालॉगियस टू करंट आई। और मास किसके एनालॉगियस होता है, तो लिख पाएंगे मास इज एनालॉगियस टू कैपेसिटेंस C। और जो डैम्पर B होता है वो किसके एनालॉगियस होता है, तो लिख पाएंगे F और B इज एनालॉगियस टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस R। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि स्प्रिंग K किसके एनालॉगियस होता है, तो लिख पाएंगे स्प्रिंग K इज एनालॉगियस टू 1 अपॉन इंडक्टेंस L। और हम लोगों को लास्ट पे देखना होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट X होता है वो किसके एनालॉगियस होता है, तो डिस्प्लेसमेंट x इज एनालॉगियस टू फ्लक्स लिंकेज साइन। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इन दोनों इक्वेशन को चेंज करके लिख लेंगे। तो हम लोगों को पहला इक्वेशन किस प्रकार से मिलेगा, तो लिख पाएंगे I ऑफ s इज इक्वल टू C1 s स्क्वायर इंटू साइन ऑफ s, फिर प्लस साइन के साथ लिखेंगे 1 अपॉन R1 इंटू एस इंटू साइन ऑफ एस, फिर आगे लिखेंगे प्लस साइन के साथ 1 अपॉन R2 इंटू एस, और ब्रैकेट पर हम लोगों को लिखना होगा साइन ऑफ एस माइनस साइन ऑफ एस। अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन को भी चेंज करके लिखेंगे। तो 0 इज इक्वल टू C2 एस स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एस, फिर अब हम लोग आगे लिखेंगे
1/L इंटू psi2 ऑफ s, आगे लिख पाएंगे प्लस साइन के साथ 1/R2 इंटू s, और हम लोगों को ब्रैकेट पर लिखना होगा psi2 ऑफ s माइनस psi1 ऑफ s। अब हम लोग यहाँ पर आगे वोल्टेज के साथ फ्लक्स लिंकेज के रिलेशनशिप का यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज V होता है वो किसके इक्वल में होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो यहाँ पर लिख पाएंगे V इज इक्वल टू डी साइन अपॉन डी टी। अब हम लोग यहाँ पर आगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, V ऑफ s इंटू एस इंटू साइन ऑफ s। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस रिलेशनशिप से साइन ऑफ s के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, Vs अपॉन s। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस रिलेशनशिप का यूज करके इन दोनों इक्वेशन पर psi1 ऑफ s के जगह लिख पाएंगे V1s अपॉन s और psi2s के जगह लिख पाएंगे V2s अपॉन s। तो हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन किस प्रकार से मिलेंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग पहले इक्वेशन को लिख पाएंगे I ऑफ s इज इक्वल टू C1s इंटू V1 ऑफ s प्लस V1 ऑफ s अपॉन R1। फिर अब हम लोग प्लस साइन के साथ लिख पाएंगे तो पहले ब्रैकेट पर लिखना होगा V1 ऑफ s माइनस V2 ऑफ s, और पूरे के साथ हम लोगों को डिवाइड करना होगा R2 को। अब हम लोग यहाँ पर आगे दूसरे इक्वेशन को लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे, 0 इज इक्वल टू C2s इंटू V2 ऑफ s प्लस आगे हम लोग लिखेंगे V2 ऑफ s अपॉन ls। फिर अब हम लोग प्लस साइन के साथ लिख पाएंगे तो पहले ब्रैकेट पर लिखना होगा V2 ऑफ s माइनस V1 ऑफ s, और पूरे के साथ डिवाइड करना होगा R2 को। अब हम लोग यहाँ पर आगे इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करेंगे फोर्स करंट एनालॉजी के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों को यहाँ पर दो नोड लेना होगा। पहला नोड लेना होगा V1 ऑफ s और दूसरा नोड लेना होगा V2 ऑफ s। अब हम लोग आगे इस पर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, तो पहले नोड V1 ऑफ s पे हम लोगों को पैरेलल पे लेना होगा रेजिस्टेंस R1 और कैपेसिटेंस C1 को, और दूसरे नोड पर V2 ऑफ s पर हम लोगों को पैरेलल पे ड्रॉ करना होगा इंडक्टेंस L को और कैपेसिटेंस C2 को, और हम लोगों को दोनों नोड के बीच पर एक कॉमन एलिमेंट लेना होगा जो कि है रेजिस्टेंस R2, और हम लोगों को पहले नोड पर एक सोर्स लेना होगा जो कि है करंट सोर्स, कितना, I ऑफ s। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ कर लिया, और इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।